नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, भरण पोषण के मामलों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे आपसे, और हो सकता है उससे आपको आपके केस में काफ़ी मदद मिले। दोस्तों, जब कभी भी भरण पोषण के केसेस चलते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस में हो या फिर धारा 125 सीआरपीसी में, जब ये केस चलते हैं तो इसमें जो लड़की पक्ष होता है वो सारी दलीलें जो भरण पोषण को लेकर है वो हवा में देता है। हवा में देता है का मतलब ये है कि उसमें लिख दिया जाता है कि मेरे पति 50,000 कमाते हैं, तो मुझे जो है दवाई खर्चे, खाना पीना, कपड़े इत्यादि कुल मिलाकर 25,000 या 30,000 रुपये महीने का भरण पोषण दिलवाया जाए। मगर उसमें वो कहीं भी इस बात को नहीं लिखती कि उसका दवाई में कितना खर्चा होगा, खाने में कितना खर्चा होगा, क्या वो हर महीने कपड़े खरीदेगी। ऐसी बातों को मेंशन वो नहीं करती है। दवाई किस लिए चाहिए, क्या वो बूढ़ी हो चुकी, क्या वो बीमार रहती है, इन बातों का जिक्र वो नहीं करती है। सेकेंड थिंग ये कि जब कभी भी आप या आपका वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करता है तो महिला लिख के रखती है कि मेरे भरण पोषण के लिए 30,000, 40,000, 50,000 वॉटएवर इतना खर्चा मुझे चाहिए। तो जब हम उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो हम उससे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें इतना भरण पोषण चाहिए। मतलब साफ है कि अभी जब से तुम अपने पति से अलग होकर अपने पिता या भाई के घर में रह रही हो तो तुम पर इतना खर्चा हो रहा है। सही बात है। अब इसमें अगर महिला हाँ बोलती है तो फंसती है, और ना बोलती है तो फंसती है। हाँ बोलने पर यह साबित हो जाएगा कि अगर उसने मान लीजिए 30,000 पर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30,000 का भरण पोषण मांगा है महीने का, मतलब उसके ऊपर 30,000 खर्चा हो रहा है। तो ये खर्चा कौन कर रहा है? उसका भाई कर रहा है, उसके पिताजी कर रहे हैं, कौन कर रहा है ये? और अगर उसके भाई या पिताजी कर रहे थे, क्या उनकी इतनी इनकम है कि वो सारा खर्चा करने के बाद इस पर 30,000 अलग से खर्चा कर रहे हैं? इसका वो एविडेंस लेके आए। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमसे क्यों मांग रही हो? दूसरी बात, भरण पोषण अगर आप दे रहे हैं तो आप उससे हर महीने के खर्चे की लिस्ट मांग सकते हैं विथ एविडेंस कि मैंने इसको इतना पैसा हर महीने दे रहा हूँ, तो ये इसने कहाँ खर्च किए, किराना का सामान कितने का आया उसकी लिस्ट दी जाए, इसने क्या क्या कहाँ खरीदा उसकी लिस्ट दी जाए। ये लिस्ट सेक्शन 91 या वर्तमान में 94 इसकी एप्लीकेशन लगा के आप मांग सकते हैं। ठीक है कि मेरी वाइफ जो है मेरे दिए पैसे को कहाँ खर्च कर रही है, इसकी मुझे लिस्ट दी जाए। वो लिस्ट आप निकलवा सकते हैं, कोर्ट उसके लिए ऑर्डर करेगी। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि साल 2011 में जो जनगणना हुई और उसमें जो अमीरी गरीबी के पैरामीटर तय किए गए, तो मैंने खुद ने इस पर RTI लगाई थी। तो उसमें एक चीज़ निकल के ये आई कि साल 2011 में जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर मोंटेग सिंह आलूवालिया, इनका नाम था मोंटेग सिंह आलूवालिया। तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में एक बात कही थी, वो ये कि कोई व्यक्ति अगर रोज़ का 28 रुपये कमाता है तो उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। मतलब इनका कहना ये था कि 28 रुपये या उससे अधिक अगर वो कमा रहा है तो गरीब नहीं है। एक दिन का, अगर एक दिन का 28 कमा रहा है मतलब गरीब नहीं, मतलब महीने का मोटा मोटा माने तो 900 रुपया। तो जब 28 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं है, मतलब महीने का 900, तो फिर हम अपनी पत्नी को 900 रुपये के हिसाब से भरण पोषण क्यों ना दें? और वो 2011 की रिपोर्ट थी, अभी 2025 चल रहा है, तो 14 साल का अंतर है। चलो ठीक है, इसको डबल कर लेते हैं, 28 के 56 कर लेते हैं। चलो 56 भी छोड़ो, इसका 3 गुना कर लेते हैं। ठीक है, इसका 4 गुना कर लेते हैं, लगभग 100 रुपये के आसपास आएगा। तो क्या हम अपनी पत्नी को 100 रुपये महीना के हिसाब से, मतलब 100 रुपये पर डे के हिसाब से महीने का 3,000 इतना भरण पोषण दे सकते हैं?
क्या कभी किसी ने इस तरह के सवाल एप्लीकेशन लगा के जज साहब से पूछे? आज तक पूछना चाहिए। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हो आएंगी, इस पर ख़तरनाक बहस होगी। अगर मैं मेरी वाइफ को 28 रुपये पर डे के हिसाब से भरण पोषण नहीं दे सकता, या उसका डबल 28 के डबल 56 रुपये पर डे के हिसाब से भरण पोषण नहीं दे सकता, हम मान लेते हैं कि 2011 में 28 था, तो थोड़ी महंगाई बढ़ गई तो हम उसको डबल लेके चलते हैं। 2011 में जो था 28 था, 2025 चल रहा है, तो हम इसको डबल मान लेते हैं, 3 गुना मान लेते हैं, 4 गुना ही मान लेते हैं, 100 रुपया के आसपास। तो क्या मैं अपनी वाइफ को 100 रुपये पर डे के हिसाब से महीने का 3000 मेंटेन दे सकता हूँ? अगर नहीं दे सकता, मतलब जो रिपोर्ट है सरकार की वो गलत है। तो मतलब मुझे उसको फिर कोर्ट जो है इस बात को मेंशन करे कि जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट की वो गलत है, या फिर कोर्ट मेरी बात को सही कहे कि जो मैं 100 रुपये महीना या 56 रुपये महीना, 100 रुपये पर डे या 56 रुपये 28 पर डे, जैसी भी परिस्थिति है, मैं अगर वाइफ को भरण पोषण देने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? साथ में एक काम जरूर कीजिए कि अपने इलाके में BPL जो होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका क्राइटेरिया क्या है ये पता लगाइए। यह पता लगाना बहुत आसान है। कलेक्टर ऑफिस में आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार की एप्लीकेशन लगा देनी है। उसमें ये निकल के आ जाएगा कि BPL का क्राइटेरिया क्या है, और उस क्राइटेरिया से थोड़ा ऊपर आके अपनी पत्नी को भरण पोषण देने की पेशकश आप कोर्ट में कीजिए। उस क्राइटेरिया की सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए और कोर्ट को दिखा दीजिए। ऐसा इसलिए कि कोर्ट अक्सर ये कहती है कि अरे इतने पैसे में इसका क्या होगा। अरे भाई जज साहब, अगर इतने पैसे में इसका कुछ नहीं होगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो सरकार ने महंगाई बढ़ाई है ना। और अगर इतने पैसे में इसका कुछ नहीं होगा तो श्रीमान, जो BPL कार्ड की जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं ये भी तो गलत हैं, इसके बारे में लिख दीजिए इसी ऑर्डर शीट में। आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा, या तो BPL पैरामीटर अगर गलत हैं तो फिर आप मेरी एप्लीकेशन को खारिज कीजिए और उसमें मेंशन कीजिए कि BPL पैरामीटर गलत हैं, ताकि हम PIL लगा सकें। और अगर वो सही है तो फिर जो जैसा भरण पोषण की बात मैं कर रहा हूँ, जितना महिला को पर डे के हिसाब से 30 रुपये 40 50 जो मिलना चाहिए उतना मैं दे देता हूँ। ये जो खतरनाक मेंटेन आप बात नहीं है 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 60,000 1 लाख, ये मैं क्यों दूँ भाई? वो भरण पोषण की धारा है, भोग विलास की धारा वो नहीं है। तो जो सरकार ने गरीबी के अमीरी के पैरामीटर तय किए हुए हैं किताबों में, जिनको देख के बड़ा अजीब लगता है। कई राज्यों में तो ये नियम है कि अगर साल का 25-26 हज़ार कमाता है तो ही उसको गरीब माना जाएगा। मतलब 25, हमारे यहाँ 25,000 का नियम है। 25 के ऊपर अगर साल का कमाता तो गरीब नहीं माना जाएगा। मतलब हर महीने का एवरेज 2,000 अगर कोई कमाता है तो गरीब नहीं है। तो फिर मैं अपनी वाइफ को हर महीने 2,000 भरण पोषण क्यों ना दूँ? सरकार ही तो कह रही है कि जो हर महीने 2,000 कमाता है वो गरीब नहीं है। जब सरकार ये बात कह रही है तो सर हम भी सरकार के पैरामीटर के हिसाब से भरण पोषण दे रहे हैं। और अगर तब भी आपको लगता है कि ये कम है तो मतलब साफ है कि इस बेस पर तो हम PIL लगा सकते हैं कि सरकार ने जो पैरामीटर बनाए गरीबी के उसको रद्द किया जाए, क्योंकि भरण पोषण में वो काम ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ एप्लीकेशन कोर्ट में लगाकर कोर्ट को परेशान किया जा सकता है। वही भरण पोषण का केस तो हम पे चल ही रहा है, तो हम क्यों ना जितना बचाव कर सकते हैं उतना बचाव करने की कोशिश करें। महिला पर कितना खर्चा होता है इसकी जानकारी निकालें। हम जो पैसा दे रहे हैं इंटरिम में वॉटएवर, उसको महिला कहाँ कहाँ खर्च कर रही है इसकी जानकारी निकालिए। महिला का भाई या पिता उसको उतना खर्च कर रहा है जितना कि उसने उसमें लिखा है, भरण पोषण जितना मांगा है, तो महिला के भाई या पिता की इनकम टैक्स की जांच करवाइए कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कि ये खुद का भी खर्च चला रहे हैं, अपनी बहन या बेटी का भी चला रहे हैं। जब इस तरीके से उन सेक्शन कोड के अंदर उस केसों में आप अलग अलग धाराओं, इनकम टैक्स एक्ट और दूसरे नियमों के माध्यम से एंट्री मारेंगे तो खलबली मचना तय है। वो खलबली मचाइए, ठीक है।